So, good morning, good afternoon, good evening, friends. Take my greeting as per the time that you have started this video. आप प्लीज़ मेरा ग्रीटिंग एक्सेप्ट करिए जिस टाइम के हिसाब से आपने वीडियो स्टार्ट किया है यूट्यूब पे। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखिए मैं बैक टू बैक ये वीडियोस बना रहा हूँ ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मुझे एक सीक्वेंस एस्टैब्लिश हो चुकी है। अभी आई डू नॉट रियली रियलाइज कि आई नीड टू फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल्स ऑल्सो। सो आई मेक अ करेक्शन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम दर्शन शाह है और मैं नेशा इन्वेस्टमेंट्स का ओनर हूँ। और हमारी जो टैगलाइन है वो है एंड वी प्लेस अवर कस्टमर्स फर्स्ट। आगे बात करते हैं। आगे बढ़े उसके पहले मैं खास करके आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और आपसे कृपया करके निवेदन है कि आपकी कमेंट्स पॉजिटिव, नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव जो भी हैं आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, जिससे कि हमको एक फीडबैक पता चले कि हमारी वीडियोस अप्रिशिएट हो रही हैं या नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। ओके, मूविंग ऑन। ये पर्टिकुलर जो ट्रेनिंग है वो प्री लाइसेंस ट्रेनिंग ऑफ एडवाइजर्स हैं इंश्योरेंस कोर्स 38 पे। ये जो प्रेजेंटेशन है वो हमारी टीम ने बनाया है, नेशा इन्वेस्टमेंट्स की लर्निंग एंड डेवलपमेंट की टीम में, और मैं इसको रन थ्रू कर रहा हूँ। जो पूरा करिकुलम इंडेक्स है IC38 का, वो 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है: कॉमन चैप्टर्स, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। कॉमन चैप्टर्स के हम सारे वीडियोस और चैप्टर्स पूरे कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 2 लाइफ इंश्योरेंस में हम चैप्टर नंबर 13 तक, 6 to 13 तक पूरे कर चुके हैं, और आज चैप्टर नंबर 14 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 14 है डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी कंडीशन 2। अभी खास ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस पे बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली दो दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान अटेंशन दिया गया है। एक है नॉमिनेशन और दूसरा असाइनमेंट। नॉमिनेशन रिलेटिवली थोड़ा इजी है, लेकिन असाइनमेंट कुड बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि मैं आपको कुछ बातें पहले एज अ कंसेप्ट एक्सेल के फॉर्म में बता देता हूँ। वो पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं, ठीक है? सो दैट यू अंडरस्टैंड जस्ट ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग। ओके, तो रिकॉर्डिंग हमने रिज्यूम कर ली है। लेट अस सी कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक बात समझिएगा, हमेशा इंश्योरेंस के अंदर बेसिकली 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं कस्टमर के एंड पे, ठीक है? एक तो कस्टमर के एंड की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब दिस इज ऑन द साइड ऑफ द कस्टमर। एक होते हैं प्रपोजर, एक होते हैं लाइफ टू बी इंश्योर्ड। इन पे बीमा लिया जाता है। जो एक्चुअली बीमा लिया जाता है ना, इंश्योरेंस, वो ये पर्टिकुलर लाइफ पे लिया जाता है। और एक होते हैं नॉमिनी। अभी समझिएगा, प्रपोजर से फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं प्रपोजर हूँ, मैं ही लाइफ टू बी इंश्योर्ड हूँ, और नॉमिनी आई कैन मेक माई वाइफ। मतलब अगर कुछ मुझे होता है तो पैसा नॉमिनी के पास जाना चाहिए, तो आई कैन मेक नॉमिनी माई वाइफ। इन द सिमिलर फैशन, दूसरा केस में मैं प्रपोजर हूँ, लाइफ टर्म बी इंश्योर्ड इज माई वाइफ, और मैं अपने आप को ही नॉमिनी रख रहा हूँ कि अगर मेरी वाइफ को कुछ हो जाता है तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। इफ माई वाइफ is working and if she is adding monetary value to my family's earnings, तो उन पे लाइफ इंश्योरेंस लेना डेफिनेटली बनता है। क्यों? क्योंकि अगर उनको कुछ होता है तो मेरे फैमिली की इनकम कम हो जाएगी और दैट कैन अफेक्ट आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए मैं उन पे इंश्योरेंस ले सकता हूँ। देखिए, प्रपोजर बेसिकली क्या करता है ना, ही इज द ओनर, ही इज द ओनर ऑफ द पॉलिसी। तो जो मैच्योरिटी बेनिफिट होता है ना, वो हमेशा प्रपोजर के पास जाता है, और जो डेथ बेनिफिट होता है वो नॉमिनी के पास जाता है। अभी मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि से फॉर एग्जांपल मैं प्रपोजर हूँ,
और से आई एम अ सिंगल पेरेंट और मैंने अपने आप पे पॉलिसी लिया है और नॉमिनी मैंने बनाया है अपने चाइल्ड को। अभी इफ द चाइल्ड इज माइनर, अगर चाइल्ड 18 साल से नीचे की उम्र की व्यक्ति है तो एक अपॉइंटी नॉमिनेट करना जरूरी है। अपॉइंटी कुड भी क्या हो सकते हैं, तो मेरे मेरे माता पिता हो सकते हैं, या जो मेरे बच्चा है उसके नाना नानी हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल इफ माय वाइफ हैज ऑलरेडी डाइड एंड इफ आई एम अ सिंगल पेरेंट और मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो उसके पैसे मेरे बच्चे को जाने चाहिए, लेकिन बच्चा अगर 18 साल से नीचे का है तो वो केस के अंदर एक अपॉइंटी अपॉइंट करना ज़रूरी है। अभी जनरली आप अपॉइंटी किसको रखेंगे, तो जनरली अपॉइंटी अगर माताजी मतलब बच्चे की माँ प्रेज़ेंट हैं, माताजी प्रेज़ेंट हैं, तो हम उनको अपॉइंटी रख सकते हैं। अगर वो प्रेज़ेंट नहीं है तो दादा-दादी को रख सकते हैं। जनरली आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंटी रखेंगे जिस पे आपको पूरा ट्रस्ट है कि ये अगर इनको पैसे मिलते हैं तो बच्चा जैसे ही 18 साल का होगा वो बच्चे को वो पैसे दे देंगे, राइट? तो दिस इज हाउ इट बेसिकली वर्क्स। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रपोजर इज द ओनर ऑफ द पॉलिसी और मैच्योरिटी बेनिफिट उनको जाती है। जनरली सर्वाइवल बेनिफिट जो कोई मनी बैक आते हैं वो भी उन्हीं को जाते हैं। अगर डेथ होती है तो वो पैसा नॉमिनी को जाता है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कस्टमर के एंड पे 3 पार्टीज होती हैं, प्रपोजर, लाइफ टू बी इंश्योर्ड और नॉमिनी। तो आप देख रहे हैं पहले केस में मैं ही प्रपोजर हूँ, मेरी ही लाइफ पे पॉलिसी ली गई है और वाइफ को नॉमिनी रखा गया है। दूसरे केस में मैं प्रपोजर हूँ, वाइफ इज लाइफ टू बी इंश्योर्ड, अगर उनकी डेथ होती है तो मैंने ही अपना आपको नॉमिनी रखा हुआ है। तीसरे केस में ये अज्यूम करते हैं कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मैं प्रपोजर हूँ, मैं ही लाइफ टू बी इंश्योर्ड हूँ, चाइल्ड को नॉमिनी रखा है, लेकिन चाइल्ड क्योंकि बच्चा है तो एक अपॉइंटी नॉमिनेट किए हैं। अपॉइंटी कुड बी एनीबडी एज आई टोल्ड यू। सिंस द मदर इज नॉट देयर तो अपॉइंटी दादा दादी नाना नानी या ऐसा ऐसे कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं जिस पे आपको पूरा विश्वास हो। मैच्योरिटी बेनिफिट जो होते हैं वो प्रपोजर के पास ही जाता है वापस। जो सर्वाइवल बेनिफिट जिसको मनी बैक बोलते हैं वो भी प्रपोजल के पास जाता है उनके खाते में, लेकिन जो डेथ बेनिफिट होता है वो नॉमिनी के पास जाता है। अच्छा, मैं आपको और एक बात बता देता हूँ, नॉमिनी का मतलब क्या हुआ। नॉमिनी एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति हैं हु इज सपोज टू बी हैंडेड ओवर द मनी। आपकी गैर हाजिरी में, मतलब ये इंश्योरेंस पॉलिसी है तो नॉमिनी एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको पैसा देना है। वो जरूरी नहीं है कि वो ऐसे व्यक्ति हों कि जिसका उस पर राइट हो, राइट? अभी से फॉर एग्जांपल मैंने जो जो भी नॉमिनी बनाए हैं तो पहले केस में अगर आप देखोगे तो मैंने अपने वाइफ को नॉमिनी बनाया है, तो माई नॉमिनी इज ऑल्सो लीगल हेयर। ठीक है, लीगल हेयर मतलब लीगालिटी के नज़रिए से अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे जो पहले लीगल हेयर हैं वो हैं मेरे वाइफ और बच्चे, और फिर मेरे पेरेंट्स आते हैं, तो सबसे पहले उनके पास जाता है। तो मैंने जो लीगल हेयर है उन्हीं को नॉमिनी बनाया हुआ है। बट से फॉर एग्जांपल आपको अगर पता हो कि रूरल एरियाज़ में काफ़ी जगहों पे लेडीज़ को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, तो और उनको ये सारी चीज़ें ट्रांजैक्ट करने में भी मुश्किल होती है कि भाई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जाओ, वो डॉक्यूमेंट को भरो या मतलब पूरी चीज़ों को एग्जीक्यूट करो, और एग्जीक्यूट करने के बाद मतलब वो पैसे का पोजेशन लो। तो वो केस में क्या करते थे पहले के लोग, और आज के भी लोग भी ऐसा ही करते हैं कि अपने भाई को नॉमिनी बना देते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी गैर हाजिरी में मेरा भाई वो पैसे लेके मेरी वाइफ को दे देगा, राइट? तो नॉमिनी डजंट नेसेसरली मीन्स कि वो व्यक्ति उसके हकदार हैं। नॉमिनी का मतलब ये है कि नॉमिनी इज अ पर्सन टू हु द मनी इज टू बी हैंडेड ओवर। ठीक है, ओके। अभी नॉमिनेशन के बारे में और एक बता देता हूँ। नॉमिनेशन की जो डेफिनेशन है वो एज पर सेक्शन 39 डिफाइंड है। वो इस पर सेक्शन 39 डिफाइंड है। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा।
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। आपको सेक्शन 39 पे पक्का सवाल आ सकता है, आपको ये भी सवाल आ सकता है कि नॉमिनी कौन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा, पूरा जो मैट्रिक्स है इसका, वो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। ओके, चलो वी मूव ऑन टू अनदर टॉपिक, एंड द टॉपिक इज ऑफ असाइनमेंट। ओके, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द टॉपिक इज असाइनमेंट। असाइनमेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपनी पॉलिसी किसी और के नाम पे कर दी तो उसको असाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी दो तरीके के असाइनमेंट्स होते हैं, एक एब्सोल्यूट असाइनमेंट होता है और एक कंडीशनल असाइनमेंट होता है। अभी एब्सोल्यूट असाइनमेंट में क्या होता है कि आपने से मैं दर्शन शाह, मैंने आपके नाम पे पॉलिसी कर दी, तो वो पॉलिसी के अंदर अगर मैच्योरिटी बेनिफिट आएगा तो वो आपका, अगर मेरी डेथ हो गई और उसकी वजह से जो इंश्योरेंस का पैसा आएगा वो भी आपका, और अगर कोई सर्वाइवल है बेनिफिट, मतलब जिसको मनी बैक बोलते हैं, सर्वाइवल बेनिफिट, क्योंकि मैंने पॉलिसी आपके नाम पे कर दी है, वो भी आपकी। ये कौन से कंडीशंस में है? जहाँ पे मैंने अपनी पॉलिसी आपके नाम पे कर दी है विदाउट एनी कंडीशंस, तो इसके अंदर जो कोई भी बेनिफिट है वो सारे आपके। अभी इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? कोई भी कारण हो सकता है कि भाई मैंने आपको पॉलिसी गिफ्ट कर दी, ये एक कारण हो सकता है। कारण नंबर 2 ये हो सकता है कि भाई आपको मुझसे पैसे लेने थे, मैं आपको पैसे नहीं दे पा रहा था, तो मैंने आपको बोला कि भाई आप चिंता मत करो, मेरे नाम की ये पॉलिसी है, उसमें मैंने ऑलरेडी इतना पैसा भरा हुआ है और उसकी मैच्योरिटी इतने की, अगर मेरी डेथ होती है तो इतना पैसा आएगा और बीच में सर्वाइवल बेनिफिट इतना आएगा, तो वो मैं आपके नाम पे कर देता हूँ। तो आप बोलते हैं ठीक है, वी आर कन्विंस्ड, आप हमारे नाम पे ये पॉलिसी कर दीजिए। तो ये केसेस के अंदर अगर देखने जाएं तो आपको ये सारी एब्सोल्यूट असाइनमेंट का केस हो गया। अभी यहाँ पे समझिएगा, ये एब्सोल्यूट असाइनमेंट है, तो यहाँ पे नॉमिनेशन जो होता है ना, वो नल एंड वॉइड हो जाता है। मतलब मैं प्रपोजर था, मैं ही लाइफ टू बी इंश्योर्ड था, और सिर्फ एग्जांपल मैंने ये पॉलिसी में पहले मेरी वाइफ को नॉमिनी रखा था, लेकिन क्योंकि मैंने आपको एब्सोल्यूट असाइनमेंट कर दिया, तो वो पूरी पॉलिसी के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपके नाम पे हो गए, तो मेरा जो ओरिजिनल नॉमिनेशन था वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, राइट। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अभी देखते हैं कंडीशनल असाइनमेंट। अभी कंडीशनल असाइनमेंट क्या होता है कि सिर्फ फॉर एग्जांपल मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मैं या तो इंश्योरेंस कंपनी से लोन लेता हूँ, या तो फिर बैंक से लोन लेता हूँ, या तो किसी थर्ड पार्टी से लोन लेता हूँ, ठीक है। और उनके नाम पे ये मैं पॉलिसी करता हूँ। पॉलिसी मैं अगर उनके नाम पे करता हूँ तो एक ऐसी कंडीशन पे करता हूँ कि देखिए अभी, देखिए ये दिस इज अ काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी, वो मुझे पैसा दे रहे हैं, वो पैसे के सामने मुझे कैपिटल तो देना ही देना है वापस, लेकिन मुझे उस पर इंटरेस्ट भी देना है। लेकिन वो सामने वाली जो पार्टी है वो मुझसे ये चाहती है कि भाई अगर आप हमें पैसा नहीं लौटा पाए तो कुछ आप हमको सिक्योरिटी के तौर पे कुछ दीजिए, राइट। तो वो केस में मैं अपनी पॉलिसी उनको दे रहा हूँ। ये हो सकती है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू लोन ले रहा हूँ तो इंश्योरेंस कंपनी को मैं उनके नाम पे ये पॉलिसी कर रहा हूँ। अगर बैंक से पैसे ले रहा हूँ तो बैंक के नाम पे ये पॉलिसी कर रहा हूँ। कोई अगर इंडिविजुअल मुझे पैसे दे रहे हैं तो उनके नाम पे कर रहा हूँ। तो इट कुड बी एनी पार्टी, ठीक है। तो इसको कंडीशनल असाइनमेंट बोलते हैं। अभी ये कंडीशनल असाइनमेंट किस तरीके का होता है? ये कंडीशनल असाइनमेंट बेसिकली किस तरीके का होता है? ये कंडीशनल असाइनमेंट इस तरीके का होता है कि एक कंडीशन होती है कि जैसे ही मैं आपके पैसे और आपको वापस दे देता हूँ, ब्याज पूरा चुका देता हूँ, तो आपको ये पॉलिसी फिर से मेरे नाम पे रीअसाइन करनी है। फिर से मेरे नाम पे वापस रीअसाइन करनी है, ये कंडीशन के साथ है, इसलिए ये केस के अंदर कंडीशनल असाइनमेंट है, ठीक है।
तो अगर पॉलिसी की मैच्योरिटी आती है और अगर मैंने आपके पूरे पैसे चुकता नहीं किए हैं, तो जनरली क्या होगा, जो भी मैच्योरिटी अमाउंट आएगी माइनस आप अपना लोन प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट वापस ले लोगे, और बाकी की जो रकम है वो आप यू विल पे टू मी। अगर डेथ होती है मेरी, ठीक है, तो डेथ के केस में भी क्या होगा कि भाई अगर डेथ बेनिफिट लोन अमाउंट से ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स जो भी डेथ बेनिफिट है माइनस आप उसमें से अपना लोन ले लोगे वापस, लोन की अमाउंट ले लोगे प्लस इंटरेस्ट ले लोगे, और जो बाकी की रकम है यू विल पे टू दी नॉमिनी। तो समझिएगा कि एब्सोल्यूट असाइनमेंट में नॉमिनेशन नल एंड वॉइड हो जाता है, लेकिन कंडीशनल असाइनमेंट में नॉमिनेशन एग्जिस्ट करता है। एक खास नोट करने लायक है। देखिए, ये मैं आपको वर्बली समझाता ना तो आपके लिए थोड़ा समझना डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, देखिए, ये मैंने मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट की बात करी, यहाँ पे सर्वाइवल की अगर बात करता हूँ, देखिए सर्वाइवल पर डिपेंड करता है। अगर सर्वाइवल पर मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं या तो अपने खुद के यूज़ के लिए यूज़ करूँगा, ठीक है, या तो फिर मैं आपको वो लोन चुकता करने के लिए यूज़ करूँगा। तो ये जब मैंने असाइनमेंट किया हुआ होगा ना, तभी डिसाइड कर लिया होगा कि ये पॉलिसी के अंदर इतने इतने टाइम पे मुझे पैसा मिलने वाला है, तो उससे भी मैं आपका जो लोन का पैसा है वो चुकता कर दूंगा। ये एक कंडीशन हो सकती है। या तो वो टाइम पे मैंने ये डिसाइड किया होगा कि नहीं भाई, देखिए आपका पैसा मैं इतने टाइम के लिए ले रहा हूँ, इतने टाइम के बाद आपको मैं पूरा कैपिटल प्लस इंटरेस्ट पे कर दूंगा, लेकिन इसमें से जितना भी सर्वाइवल बेनिफिट आएगा वो मेरे पास आएगा। तो जो भी मैंने डिसाइड किया होगा उसके हिसाब से सर्वाइवल बेनिफिट या तो मुझे मिलेगा या तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एब्सोल्यूट असाइनमेंट क्यों है उसका डिफरेंस, और कंडीशनल असाइनमेंट क्यों है उसका डिफरेंस मैंने आपको समझाया। दूसरा एक खास समझिएगा कि एब्सोल्यूट असाइनमेंट जो है उसमें नॉमिनेशन नल एंड वॉइड हो जाता है, जबकि कंडीशनल असाइनमेंट में नॉमिनेशन एग्जिस्ट करता है। तो इसी नोट पे हम अब आगे बढ़ेंगे टू द प्रेजेंटेशन और बाकी के सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। Okay. So question number first, under what circumstances would the policy holder need to appoint an appointee? तो ये हमने डिस्कस किया, जब नॉमिनी माइनर होता है तब अपॉइंटी आपको डेजिग्नेट करना पड़ता है, आपको अपॉइंटी अपॉइंट करना पड़ता है, राइट। Which of the below statement is false with regards to nomination? Policy nomination is cancelled if the policy is assigned to the insurer in return for a loan. नहीं, ये केस के अंदर पॉलिसी नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होता है। नॉमिनेशन कैन बी डन एट द टाइम ऑफ पॉलिसी परचेज और सब्सिक्वेंटली डेफिनेटली सो। आप पहले भी नॉमिनेशन कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। नॉमिनेशन कैन बी चेंज बाय मेकिंग एन एंडोर्समेंट इन द पॉलिसी थ्रू, मतलब आप नई एप्लीकेशन देख के नॉमिनेशन चेंज भी कर सकते हैं। और डी, अ नॉमिनी हैज फुल राइट्स ऑन द होल ऑफ द क्लेम। नॉमिनी मैंने आपको पहले बताया ना कि राइट्स लीगल जनरली हेयर का होता है, लीगल हेयर का होता है। नॉमिनी का मतलब क्या होता है कि आपके एब्सेंस में किसको पैसा देना है, राइट। तो उनका फुल राइट नहीं होता है। तो इन दैट केस डी इज द करेक्ट आंसर। नॉमिनी हैज फुल राइट्स ऑन द होल ऑफ द क्लेम इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। तो हमको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना था, तो हमने ये चार ऑप्शन में से फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज अ पॉलिसी डीम्ड टू बी लैप्स्ड? देखिए, ये मैं आपको पहले के प्रीवियस चैप्टर्स में भी बता चुका हूँ। स्पेशली आई बिलीव मैंने चैप्टर नंबर 11 में शायद आपको ये बताया था। देखिए, पॉलिसी टर्म होती है, मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। से फॉर एग्जांपल आपने एक पॉलिसी ली है 20 साल की, आप 10 साल पैसे भरने वाले हैं और 20वें साल पे आपको एक बड़ी सी रकम मिलने वाली है, जहाँ पे आप अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए आपने प्लानिंग करा हुआ है। अभी ये केस में होगा क्या कि
आपने बच्चे के एजुकेशन के लिए प्लानिंग करा हुआ है, आपने से फॉर एग्जांपल 7 प्रीमियम भरे और आपका 8वां प्रीमियम का रिन्यूअल आया और आपने वो प्रीमियम की रिन्यूअल डेट जाने दी। रिन्यूअल डेट चली गई, उसके बाद क्या हुआ कि भाई एक ग्रेस पीरियड था, तो ग्रेस पीरियड भी जनरली 30 डेज का होता है। एज पर द बुक्स इट इज़ ईदर 1 मंथ और 31 डेज, राइट। क्योंकि 1 मंथ और 31 डेज क्यों ऐसा स्पेसिफाई किया जाता है, क्योंकि कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, कुछ 28 के होते हैं, मतलब एक 28 का होता है और बाकी के 31 के होते हैं, तो इट इज़ 1 मंथ और 31 डेज। तो उसके हिसाब से अगर वो ग्रेस पीरियड चला गया तो बाद में पॉलिसी लैप्स हो जाती है। पॉलिसी जो लैप्स हो जाती है, आप उसको रिवाइव कर सकते हो। आप उसको रिवाइव एज पर द बुक्स ऑफ IC 38 आप उसको मैक्सिमम इन इंडिया 5 साल के अंदर रिवाइव कर सकते हो। लेकिन वो रिवाइवल के लिए, री इंस्टेटमेंट ऑफ द पॉलिसी के लिए, एक तो आपको पुराने सारे प्रीमियम्स पे करने पड़ेंगे, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसमें कोई रिवाइवल फी अगर कंपनी ने रखी है तो वो पे करनी होगी। एट द सेम टाइम आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा ऑफ गुड हेल्थ, या तो आप इंश्योरेबल हो, उसका एक इंश्योरेबिलिटी का एक सर्टिफिकेट देना होगा कि आपको कोई अभी नई प्रॉब्लम ऐड नहीं हुई है, तो आपकी पॉलिसी को रिवाइव किया जा सकता है, री इंस्टेट किया जा सकता है। देखिए, मेरा आपसे निवेदन है कि ये मैं वर्बली समझा रहा हूँ, तो आप इसकी नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में, राइट। ओके, अभी से फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति की डेथ अगर ग्रेस पीरियड में होती है तो क्या होगा, तो इस पे आगे क्वेश्चन है, हम उसके बारे में वो टाइम पे डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल देखते हैं व्हेन इज अ पॉलिसी डीम्ड टू बी लैप्स्ड। तो अगर आपने रिन्यूअल डेट के बाद जो ग्रेस पीरियड मिलता है उसमें भी अगर आपने प्रीमियम पे नहीं किया तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, राइट। तो इफ द प्रीमियम हैज नॉट बीन पेड इवन ड्यूरिंग द डेज ऑफ ग्रेस, योर पॉलिसी विल लैप्स। Which of the below statement is correct with regards to grace period of an insurance policy? Which of the below statement is correct with regards to grace period of an insurance policy? तो मैंने आपको बताया ना कि the standard length of the grace period is 1 month or 31 days. बुक्स में ये ऐसे लिखा हुआ आता था 1 मंथ और 31 डेज। क्यों? क्योंकि 30 दिन का भी महीना होता है, राइट। 31 दिन का भी महीना होता है, तो इट इज 1 मंथ और 31 डेज। ओके, what will happen if the policy holder does not pay the premium by the due date and he dies ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड? ड्यू डेट चली गई, उन्होंने प्रीमियम नहीं भरा था और ग्रेस पीरियड में अगर उनकी डेथ हो गई तो उनको पूरा डेथ बेनिफिट का पैसा उनके नॉमिनी को जाएगा, प्रीमियम प्रीवियस जो उनका प्रीमियम पे करना रह गया है उसको डिडक्ट करके। मतलब से फॉर एग्जांपल अगर वो 1 लाख का प्रीमियम पे कर रहे थे और अगर उनका से फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस 15 लाख का है, तो 15 लैक्स प्लस जो भी बोनस इकट्ठा हुआ है माइनस 1 लाख का प्रीमियम डिडक्ट किया जाएगा और बाकी की रकम उनको दे दी जाएगी। अगर टर्म प्लान है तो प्रीमियम बहुत ही कम होगा। से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस है, वो 50,000 का प्रीमियम पे कर रहे थे, तो लास्ट अगर उन्होंने 50,000 का प्रीमियम पे नहीं किया तो 1 करोड़ में से 50,000 डिडक्ट करके बाकी के 99.5 लाख नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। So this is how it works. So the correct answer is C. The insurer will pay the claim after deducting the unpaid premium. Okay. For an insurance policy, nomination is under dash of the Insurance Act 1938. Nomination is section 39 and assignment की जो पूरी definition है वो section 38 में है। मैं यहाँ पे देखिए question is on the nomination right now, लेकिन मैं आपको असाइनमेंट के बारे में बता देना चाहता हूँ कि इट इज़ एज पर सेक्शन 38। अभी फिलहाल का आंसर होगा फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी नॉमिनेशन इज अलाउड अंडर सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द रिवाइवल ऑफ ए लैप्स्ड पॉलिसी विच ऑफ द बिलो एस्पेक्ट इज कंसिडर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बाय द इंश्योरेंस कंपनी, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जब आप पॉलिसी रिवाइव करते हो एक लैप्स पॉलिसी की, तो नीचे में से कौन सा जो एस्पेक्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो द आंसर इज एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी एट रिवाइवल। मैंने आपको बताया ना कि पॉलिसी अगर लैप्स हो गई है, अगर आप उसको पूरा स्टार्ट करवाना है तो आपको सारे अनपेड प्रीमियम्स देने होंगे, उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा उस पर आपको रिवाइवल फी भी पे करनी हो सकती है।
अगर कंपनी उसको रिवाइवल फी को पे वेव ऑफ कर देते तो नहीं पे करनी पड़ेगी, वरना पे करनी पड़ सकती है। और वो टाइम पे आपको गुड हेल्थ का एक सर्टिफिकेट देना होता है। ये जो गुड हेल्थ का सर्टिफिकेट है ना, दैट इज एन एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी एट रिवाइवल। भी आपको अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पॉलिसी रिवाइव कर सकते हैं और आप इंश्योरेबल व्यक्ति अभी भी हैं। तो वो एक गुड हेल्थ का सर्टिफिकेट इज एन एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आ गए तो आप पक्का पास हो जाएंगे। विच ऑफ द बिलो ऑल्टरेशन विल बी परमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपको अलाउड है तो आपको पॉलिसीज को स्प्लिट करने के लिए परमिशन मिल सकती है। मतलब अगर ऑल्टरेशन अलाउड है तो स्प्लिटिंग ऑफ द पॉलिसी इनटू 2 और मोर पॉलिसीज इज पॉसिबल, ठीक है। Question number 9. Which of the below statement is incorrect with regards to assignment of an insurance policy? Incorrect statement ढूंढना है, मतलब तीन स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। चलिए सारे के सारे पढ़ते हैं। In case of absolute assignment, in the event of that of the assignee, the title of the policy would pass to the estate of the deceased assignee. Okay. ओके मैं आपको एक दो बातें आपको मैंने नहीं बताई हैं। सिविल एग्जांपल हमने जो पूरा असाइनमेंट का एब्सोल्यूट असाइनमेंट कंडीशनल असाइनमेंट की बात करी थी। तो अगर मैं आपके नाम पे पॉलिसी असाइन करता हूँ तो मैं असाइनर हूँ, और अगर मैं आपके नाम पे करता हूँ तो आप असाइनी हो, ठीक है। अभी अभी ये आपको इतना समझ में आ गया। मैं असाइनर हूँ, आप असाइनी हो, एब्सोल्यूट असाइनमेंट हो या कंडीशनल असाइनमेंट हो। कंडीशनल असाइनमेंट में अगर मैं बैंक के नाम पे करता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे करता हूँ, या तो किसी और व्यक्ति के नाम पे करता हूँ जो मुझे पैसे दे रहे हैं, तो वो असाइनी है और मैं असाइनर हूँ, राइट। अभी अभी पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। इन केस ऑफ एन एब्सोल्यूट असाइनमेंट, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द असाइनी, अभी असाइनी की डेथ हुई है, असाइनर की डेथ नहीं हुई है। The title of the policy would pass to the estate of the deceased assignee. ओके ये आंसर सही है। हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। मतलब वो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैंने ये थोड़ा अपने पे लेते हैं जिससे कि आपको ये समझ में आएगा। मैं असाइनर था, आप असाइनी थे, आपकी डेथ होगी, अभी क्या होगा? तो आपके जो लीगल हेयर होंगे उनके नाम पे पॉलिसी एब्सोल्यूट असाइनमेंट के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगी। सीधी सी बात है। मैं तो पॉलिसी ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका हूँ आपके नाम पे। अभी आपकी डेथ हो गई है तो वो सारे जो बेनिफिट्स हैं वो आपके जो लीगल हेयर हैं उनके नाम पे चले जाएंगे। तो दिस इज करेक्ट। तो हमको तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। द असाइनमेंट ऑफ ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इम्प्लाइज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द राइट्स, टाइटल एंड द इंटरेस्ट इन द पॉलिसी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये भी सही है कि आपकी ओनरशिप और जितने भी अंदर राइट्स है, बेनिफिट्स हैं, वो आप सारे ट्रांसफर कर रहे हो किसी और के नाम पे। ओके सी इट इज नेसेसरी दैट द पॉलिसी होल्डर मस्ट गिव नोटिस ऑफ असाइनमेंट टू द इंश्योरर। हाँ देखिए, अगर मैं किसी थर्ड पार्टी को या बैंक को पॉलिसी असाइन करता हूँ तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी देना ज़रूरी है। ये खास ध्यान रखिएगा। इस पे ऐसे अलग से सवाल भी आ सकता है। ये जो पॉइंट नंबर सी जो है ना, इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ए बी और सी तीनों सही लग रहे हैं। अभी लेटर सी डी क्या है? इन केस ऑफ एब्सोल्यूट असाइनमेंट द पॉलिसी वेस्ट्स एब्सोल्युटली विद द असाइनी टिल मैच्योरिटी एक्सेप्ट इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड ड्यूरिंग द पॉलिसी टेन्योर wherein the policy reverts back to the beneficiaries of the insured। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एब्सोल्यूट असाइनमेंट की बात हो रही है। एब्सोल्यूट असाइनमेंट के केस में मैंने आपको बताया ना, मैच्योरिटी हो, डेथ हो या सर्वाइवल हो, सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं वो असाइनी के पास हैं, ठीक है। कोई भी बेनिफिट वापस असाइनर को या उसके बेनिफिशियरीज को नहीं जाता है, राइट। तो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। Which of the below statement is incorrect with regards to a policy against which a loan has been taken from the insurance company? देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है किस केस में कि भाई इंश्योरेंस कंपनी से लोन लिया गया है, ठीक है। तो पॉलिसी विल हैव टू बी असाइन्ड इन फेवर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। सही बात है, ये सही स्टेटमेंट है।
मतलब मैंने लोन लिया है इंश्योरेंस कंपनी से तो मुझे उनके नाम पे पॉलिसी करनी होगी। द नॉमिनेशन ऑफ सच पॉलिसी विल बी कैंसल्ड ड्यू टू असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी इन फेवर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गया हमको। क्यों? क्योंकि ये कंडीशनल असाइनमेंट होगा। अभी कंडीशनल असाइनमेंट है तो नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होगा, राइट? तो बी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो भी हम सी और डी पहले पढ़ लेते हैं। द नॉमिनीज राइट विल affected to an extent of the insurer's इंटरेस्ट इन द पॉलिसी। वो भी सही बात है। मतलब से फॉर एग्जांपल कंडीशनल असाइनमेंट है, नॉमिनेशन एग्जिस्ट करता है, मेरी डेथ होती है तो इंश्योरर ने लोन दिया हुआ है तो इंश्योरर अपनी लोन की अमाउंट और इंटरेस्ट पक्का लेंगे। तो नॉमिनी का जो राइट्स हैं, अगर 1 करोड़ रुपए और उसमें से 20 लाख से फॉर एग्जांपल लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट बनता है तो नॉमिनी को सिर्फ 80 लाख ही मिलेगा वापस, राइट? उनको पूरा 1 करोड़ रुपए नहीं मिलेगा। So the nominee's right will be affected to an extent of the insurer's interest in the policy। ये एकदम पक्की बात है, ये सही स्टेटमेंट है। The policy loan is usually limited to the percentage of the policy surrender value। हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिपेंड करता है अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज पे, बट आपकी पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू है ना, उसका 80% या 90% तक ही आपको लोन मिल सकता है, उससे ज़्यादा का मिल ही नहीं सकता है। रेदर जब 90% तक का लोन प्लस इंटरेस्ट अमाउंट पहुंच जाता है ना, तो पॉलिसी फोरफिट हो जाती है, राइट? तो आंसर डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था वो हमको मिल गया। एंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज द नॉमिनेशन ऑफ सच पॉलिसी विल बी कैंसल्ड ड्यू टू असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी इन द फेवर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये पूरा मैं आपको एक्सेल में उसके कारण बता चुका हूँ, राइट? तो ऑन दिस नोट आई बिलीव द चैप्टर नंबर 14 गेट्स ओवर। आई होप कि आपको ये पूरा जो प्रेजेंटेशन होगा वो आपको शायद इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव कमेंट्स हो तो पॉजिटिव दीजिएगा। अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई हैं तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ज़रूर पास ऑन करिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि हमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। इसी नोट पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। See you in the next video. Bye bye.